सोसाइटी के बारे में, और हम्म। बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है। अ, कल एक लेक्चर है गांधी स्टडी सर्कल का, उसके बारे में अनाउंस कर दो। जी। कल गांधी स्टडी सर्कल का, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर गांधी स्टडी सर्कल एक कार्यक्रम रखना चाहती है, जिसके मुख्य वक्ता होंगे सलील मिश्रा सर। तो आप सभी उसी में जरूर आए। हम लोग आपको लिंक तथा पोस्टर ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, और उसमें आप जैसे ही अटेंड करेंगे लेक्चर तो आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उसी के साथ जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछेगा उसे प्राइज भी जरूर मिलेगा। आप सब कल जरूर ज्वाइन हाँ, करें। प्रोफेसर सलील मिश्रा भारत के शीर्ष के इतिहासकार हैं, बहुत ही सर, खूबसूरत इज इतिहासकार इट हैं। एक्सेसिबल टू एवरीवन? सर, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ हाँ, कोई भी, कोई भी। थैंक यू सर। तुम लोग अपने दोस्तों को भी उसका लिंक शेयर कर सकते हो, कोई भी बाहर से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रोफेसर सलील मिश्रा कई बार इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को चेयर कर चुके हैं और भारत के जाने माने इतिहासकार हैं। जेएनयू से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, और आजकल वो अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रो वाइस चांसलर हैं। आप सर, यूट्यूब पे उसकी उनके लिंक नाम से। सेम ही ग्रुप पर मिलेगी या उसके लिए अलग से ग्रुप बनेगा? बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम राजधानी कॉलेज। कोई नहीं। आपको तो मिल जाएगा अपडेट, हम अपने ग्रुप पर डाल देंगे। आप मुद्रा से संपर्क में रहिए, मुद्रा आपको लिंक शेयर कर देंगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। उसी के साथ जब तक जिन्हें कहा नहीं जाए या फिर जब तक जिन किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए तब तक वो अपना माइक और कैमरा ऑफ। दीपेंद्र, आप सबको म्यूट मत कीजिए, आपको हटा दिया जाएगा मीटिंग से। Ma'am, can I join your college society? Can I join your college society? Because I'm not from Rajdhani College. चंदन जी, दधीची सोसाइटी को वैसे केवल राजधानी के विद्यार्थी ही ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी हमने दधीची सोसाइटी के लिए उसमें ज्वाइन करने के लिए परीक्षा और इंटरव्यू भी आयोजित किया था। उसी के साथ यदि आपको हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। सर, आपका माइक ऑफ है। दूसरे कॉलेज का कोई भी हमारा सोसाइटी नहीं ज्वाइन कर सकता, पर हमारे सारे कार्यक्रमों को सुन सकता है, देख सकता है, उसमें शामिल हो सकता है। सोसाइटी तो केवल हमारे बच्चों के लिए है, और कार्यक्रम सारे लोगों के लिए है। विवेक सर जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जैसा कि विदुर नीति में कहा गया है कि निश्चित्वा यह प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अवंध्य कालो वश्यात्मा सवय पंडित उच्यते। जो व्यक्ति किसी भी कार्य व्यवहार को निश्चय पूर्वक आरंभ करता है, उसे बीच में नहीं रोकता, समय को बर्बाद नहीं करता तथा अपने मन को नियंत्रण में रखता है, वही ज्ञानी है। शुभ संध्या आप सभी को। आज मैं तरुणेंद्र जायसवाल, बीए प्रोग्राम द्वितीय वर्ष। मैं नीरज मान, बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष। आज के सत्र का हम दोनों संचालन करने वाले हैं। अब मैं आपको दधीची द कम्पिटिटिव सोसाइटी के बारे में बताना चाहूँगा। इसका नाम महर्षि दधीची के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को भेंट कर दिया था। इसी भांति
दधीची सोसाइटी भी छात्रों के हित के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। दधीची की परिकल्पना सन 2019 में मांगीराम भैया और जतिन भैया ने सोसाइटी के संयोजक श्री राजीव रंजन शाह और प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में की, ताकि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एक साझा मंच में प्रदान किया जा सके। दधीची सोसाइटी वह इन्वायरमेंट प्रदान करती है जहां सभी विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तिगत विकास को विकसित करने का मंच और इसके जरिए वे अपने अनुभव साझा कर सकें। दधीची सोसाइटी ने साल भर में ही बहुत सारे छात्रों को अपने साथ जोड़ा। दधीची सोसाइटी ने वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें जीएस से संबंधित मंथन 2.0 जैसी प्रतियोगी प्रश्नोत्तरी परीक्षाएं, उत्तर लेखन प्रतियोगिता इत्यादि सम्मिलित हैं। साथ ही विद्यार्थियों के मोटिवेशन के लिए कई वेबिनार भी आयोजित किए। जिस प्रकार आज के सत्र का विषय है वाई यूपीएससी एंड लाइफ आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस, वास्तव में यह बड़ा ही रोचक विषय है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो यूपीएससी का नाम लेते ही हम सभी के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे कि इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने के बावजूद भी क्यों इतनी संख्या में विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ हर एक परीक्षार्थी के तैयारी के समय एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा और उत्सुकता लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और उनके कार्यक्षेत्र को लेकर भी रहती है। इन्हीं सब जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आज हमने इस सत्र का आयोजन किया है। साथ ही आज जिन महानुभाव का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, उनका परिचय निम्न है। आपका नाम विवेक आत्रेय है। आपकी उपलब्धियों के बारे में हम जितना कहें उतना ही कम है। आप पूर्व आईएएस होने के साथ साथ एक लेखक और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने अपनी स्नातक की शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से पूरी की है। आपने एक आईएएस अधिकारी के रूप में डिजिटल गवर्नेंस, निवेश प्रोत्साहन, शिक्षा, पर्यटन और खेल प्रबंधन के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। आपने 25 साल एक सिविल सर्वेंट के रूप में कार्य करने के पश्चात अपने बोलने और लिखने के जुनून को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। आप चंडीगढ़ लिटरेचर सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। सन 2011 में आपकी पुस्तक मूव ऑन बन्नी प्रकाशित हुई, जिसके पश्चात 2 और पुस्तकें दुबे जी बाउंस बैक और फाउंडिंग सक्सेस विद इन भी बाजार में आ चुकी हैं। आप युवा पीढ़ी को पूरे भारत में अपनी प्रेरक वार्ता के माध्यम से उनके जीवन में एक हंसमुख, सकारात्मक और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। आपकी अपनी विवेक आत्रेय करियर एकेडमी भी है। अब मैं प्राचार्य सर को बुलाना चाहूंगा कि वे आएं और हमारा मार्गदर्शन करें, साथ ही कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। जी, थैंक यू। So, good afternoon to one and all. So first of all, I extend my warm welcome to Mr. Vivek Atre, former IAS officer, who agreed to be on this webinar on why UPSC and why life after becoming an IAS officer. This is a very attractive topic. I also congratulate and thank my dear students, volunteers of the Dhatiti, the competitive society of Rajdhani College. I also thank my colleague, Dr. Rajiv Ranjan Giri, convener of the Dhatiti Society, and all other colleagues on this society. So I'm really so happy all the students present and in the past of the Dhatiti Society, the way they're working, the way, they're planning to work for the objective of the society, that is how to prepare the students for different competitive exams. I would like just to share with Mr. Vivek Atre that being an off-campus college, there are few disadvantages. So just to overcome all such things, we plan with our students just to create this platform. And now the Dhatiti is completing 2 years, and during last
2 years. I mean, last 1 year it was just online, but during online also, I mean, there are so many programs the Dadichi Society have undertaken. Really, I'm so happy. The speakers, the Dadichi Society and its convener, they're inviting, as we have today, Mr. Vivek Atre, such a well-read, well and widely traveled personality. And being an electronics engineer, he has written number of books and worked in so many areas like digital governance, education, tourism, sports management, etc., etc. Being in civil service and writing books and being a motivational speaker, it is a very, I mean, big achievement and a very big quality. So I hope my students will just benefit, Mr. Vivekji, from your experience. So I conclude by thanking all the volunteers, the Dadichi Society, and once again, I welcome Mr. Vivek Atre on this platform. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर। मैं अब दधीची सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी सर को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। सर आप आएं और हम सभी के बीच 2 शब्द साझा करें। नमस्कार। आज के अपने वक्ता आत्रेय साहब का बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दधीची सोसाइटी में। मैं देख रहा हूं स्क्रीन छोटा है, बहुत सारे चेहरे हैं, फिर भी इनका चेहरा जो इनकी उम्र होगी उसका साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर रही है। हम लोग जानते हैं कि अपनी सर्विस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बावजूद इसके इनके चेहरे की चमक ने इनके उम्र को परास्त कर दिया है, हरा दिया है, उस पर विजय श्री लहरा दिया है। हम सुनेंगे इनको आज के विषय पर। बहुत सारे बच्चों में सिर्फ ये उत्साह होगा शायद, जो पहले लाल बत्ती मिलती थी अब पीली बत्ती हो गई है, जो एक स्वैग होता है इस सर्विस में जाने के बाद, जो आत्मविश्वास पैदा होता है, और थोड़ा उसको और भी सरल करके कहें तो उसके कुछ खास सेवाओं में जाने का जो टसन जो बच्चे बताते हैं। इसके अलावा यह ऐसी परीक्षा है जो कम से कम अभी निरापद मानी जाती है, जिसमें किसी किस्म का कम से कम प्रारंभिक स्तर से लेकर चयन होने तक भाई भतीजावाद को लेकर कोई बड़ा आरोप नहीं लगता है और साबित तो कभी हुआ नहीं। ऐसी परीक्षा है जिसमें आप अपनी प्रतिभा के बल पर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, और अगर आपके मन में कुछ ख्वाब है अपने से इतर, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो चाहे आप दूसरे क्षेत्र में रहकर भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन यहां आने पर आपके पास संभावनाएं ज्यादा होती है। आप अपने स्वप्न लोक को, अपने यूटोपिया को धरती पर उतारने का काम कर सकते हैं। हम लोग सुनेंगे। सर आपकी आवाज माइक म्यूट हो गया सर आपका। सर सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, गलती से शायद माइक म्यूट हो गया था। तो हम न सिर्फ सामाजिक सम्मान के लिए बल्कि अपने ख्वाबों पूरा करने के लिए इस परीक्षा से जुड़ते हैं। आज हम लोग सुनेंगे खुद उसके एक सफल अभ्यर्थी के तौर पर, और उसके बाद से लगातार राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले आत्रेय साहब को, उनकी निगाह में क्यों यूपीएससी में जाना चाहिए और उसमें जाने के बाद आपका जीवन कैसे बदलता है या कैसा हो जाता है। मैं एक बार फिर से आत्रेय साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सबको जिनकी आंखों में चमक है और उस परीक्षा के प्रति आकर्षण है, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो चमक और वो आकर्षण बना रहे,
और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूँ यूं ही आपके सानिध्य में हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा। अब मैं विवेक आत्रे सर को से आग्रह करता हूं कि आप हमारे बीच आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। विवेक आत्रे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आज मैं हिंदी में ही बात करूंगा। अक्सर मैं इंग्लिश में करता हूं, लेकिन बीच में हिंदी डालता हूं। आज हिंदी में बात करूंगा, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बीच में डाल। पहली बात यह है कि आपने मुझे आमंत्रित किया, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, प्रसन्न हूं मैं कि आपके कॉलेज ने मुझे चुना इस लेक्चर को देने के लिए। और आपके प्रिंसिपल साहब और राजीव जी ने जो भूमिका बांधी है, और दो जो हमारे होस्ट हैं आज के, जिन्होंने बड़ा अच्छी तरह से इसकी भूमिका बांधी और मुझे भी इंट्रोड्यूस किया, उनका मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने पहले ही प्लेटफॉर्म सजा दिया है, स्टेज सजा दी है, जिसपे मैं आके अपनी बात कह सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शंस। मेरा नाम विवेक आत्रे है, और जैसे आपने अभी सुना, आपने ये भी देखा कि मैं आईएएस में रहा, उससे पहले मैं एचसीएस में भी रहा, हरियाणा सिविल सर्विस में भी रहा, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद मैं पहले हरियाणा सिविल सर्विस में आया। यूपीएससी का एग्जाम मैंने क्रैक नहीं किया, ये मैं पहले ही बता देता हूं। लेकिन आज का टॉपिक क्योंकि ये है कि यूपीएससी क्यों और आईएएस क्यों, और बाद में सर्विस में आने के बाद क्या होता है और कैसा होता है, तो मुझे लगता है मैं उसके लिए काफी पर्याप्त हूं कि मैं आपको बता पाऊं। मेरा एक जोश टॉक है जो कि शायद आप लोगों ने सुना हो, इसीलिए मुझे आमंत्रित किया हो, वो इसी विषय पे है। उसको तकरीबन 20 लाख लोग देख चुके हैं हिंदी में, और तकरीबन 7-8 लाख लोग देख चुके हैं इंग्लिश में, तो काफी लोगों ने देखा होगा। वो इसी टॉपिक पे है कि आईएएस ऑफिसर के गुण या क्वालिटी, या किसी भी अफसर के गुण या क्वालिटी क्या होने चाहिए। और इससे सिर्फ एग्जाम से हम बात नहीं कर रहे हैं कि इम्तिहान कैसे पास करना है, वो भी मैं बताऊंगा। आपको बताया गया कि मैं एक एकेडमी का मेंटर हूं जिसका नाम है विवेक आईएएस करियर एकेडमी, और एक और एकेडमी है यूपीएससी लाउंज, जो कि जिसमें भी मैं लेक्चर देता हूं या उनको भी इंटरव्यू में हेल्प करता हूं, वो भी शायद आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये दो एकेडमीज का तो मैं डायरेक्टली मेंटर हूं, और भी बहुत सी एकेडमीज हैं जो मुझे आमंत्रित करती हैं, केरला में भी, दिल्ली में भी, और उनके साथ भी मैं जुड़ा हूं। तो काफी मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ इस फील्ड में कि कैसे आपको तैयार किया जाए आईएएस के, आईपीएस के, आईएफएस या आईआरएस वगैरह के लिए। तो पहली बात हम करते हैं कि पहले हम शुरू करने से पहले ये बात करते हैं कि मैंने किस लिए रिजाइन किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाद में सवाल आना ही है, तो पहले इसको एक साइड पे कर देते हैं कि विवेक आत्रे ने क्यों रिजाइन किया आईएएस से। सब लोग तो आईएएस में आने की कोशिश करते रहते हैं। 5 से 7 लाख 8 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं इस एग्जाम का, और लेट्स से कि भाई उनमें से ज्यादातर एग्जाम देते हैं, कई लोग नहीं भी देते हैं। उसके बाद 15,000 के करीब लोग प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेन एग्जाम के लिए आमंत्रित होते हैं, जो मेन एग्जाम देते हैं। 800 के करीब लोग मुझे लगता है कि सिलेक्ट होते हैं सभी सर्विसेज के लिए। उन 5, 7, 8 लाख लोगों में से 800 लोग सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से 100 के करीब आईएएस में आते हैं। उसमें रिजर्वेशन भी है, जो भी है। तो चांसेस बड़े कम होते हैं, चाहे आप इंटेलिजेंट भी हो, कैपेबल भी हो, हार्ड वर्किंग भी हो, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं फन्ने खा भी हो, लेकिन फिर भी चांसेस काफी मुश्किल होते हैं। फिर भी जो 800 लोग आते हैं वो भी हमारी तरह, आपकी तरह इंसान ही होते हैं। वो भी पढ़ाई करके ही आए होते हैं, कोई लड़ाई करके तो नहीं आए होते, या ऐसा नहीं कि इधर उधर से आ गए। जैसे राजीव जी ने कहा कि कभी इस एग्जाम के बारे में, इस सर्विस के बारे में ऐसा नहीं सुना कि कोई गलत तरीके से एंटर कर गया, ऐसा नहीं। ना विंबलडन में होता, ना टेस्ट क्रिकेट में होता। माइक्रोफोन शायद ऑफ हो गया था, मैंने दोबारा ऑन कर दिया। तो क्या होता है कि पहली बात मैं बताऊं कि क्यों मैंने रिजाइन किया, क्योंकि मैंने 25-26 साल एचसीएस और आईएएस में नौकरी की। एचसीएस में आने के बाद आईएएस में प्रमोशन हो जाता है,
और वो प्रमोशन 1/3 ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स वो आते हैं प्रमोशन के, यानी कि 2/3 जो ऑफिसर्स हैं वो आते हैं फ्रॉम द एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, और 1/3 ऑफिसर्स आते हैं फ्रॉम द प्रमोशन। तो इसलिए अब ये सोचने वाली बात है कि हम कैसे एंटर करें आईएएस में, आईपीएस में, उसी में ये भी पैटर्न है। तो उसके लिए हमें ये सोचना है कि क्या हम आईएएस का ही एग्जाम दें, यूपीएससी का ही एग्जाम दें, और क्या हम एचसीएस का भी। तो मैंने ये पाया 25-26 साल में कि मैंने जो सर्विस की, मुझे काफी हद तक वो चीज मिली जो मुझे लग रहा था कि मुझे सर्विस में आने से मिलेगी। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है शोहरत मिले आपको अगर अच्छा काम करें, स्टेटस मिले। ये कहा गया कि लाल बत्ती की जगह पीली हो गई है, वो पीली भी खत्म हो गई है कई जगह, बत्ती वाली बात अब रही नहीं। तो सर्विस जो है वो नहीं है जो पहले समझते थे कि रुतबा है, स्टेटस है, पंजाब में बोलते हैं ठुक है, टॉर है, दिल्ली में भी बोलते हैं कि बड़ी टॉर है। तो ये चीजें अब नहीं है उसमें ज्यादा। हमें अगर सर्विस में आना है तो भाव होना चाहिए सेवा का, सर्विस। उसके बिना आईएएस में आने का सोचना या आईपीएस में आने का सोचना भी गलत। वो सारी चीजें जो मिलनी है वो मिलेंगी, स्टेटस भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी, एक पक्की नौकरी भी मिलेगी 35 ईयर्स के लिए। 60 साल अगर रिटायरमेंट एज है और 25 में आए तो 35 ईयर्स, अगर आप 30 साल की एज में आए तो 30 ईयर्स के लिए आप उसमें हैं। मैंने इसलिए रिजाइन किया कि मुझे लगा कि 26 साल के बाद अब मैं बाहर रहकर मोटिवेट कर सकता हूँ यूथ। और मैंने 50 ईयर्स की एज में 3 साल पहले, ज्यादा देर नहीं हुई है अभी, मुझे रिजाइन किया और वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। और अब मैं काफी स्टूडेंट्स को काउंसिल करता हूँ, मेंटर करता हूँ, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैंने पूरे इंडिया में काफी जगह लेक्चर्स दिए हैं। ऑनलाइन तो मैंने, मुझे लगता है 200 मैंने दिए हैं। वेबिनार इस पिछले लॉकडाउन में 200 के करीब हो गए। और ये सभी वेबिनार्स जो हैं और ये सभी स्पीचेस जो हैं एक ही पर्पस के लिए, और वो पर्पस ये है कि आपको ये बताया जाए, यंग लोगों को ये बताया जाए कि जिंदगी का मायने क्या है, आईएएस के मायने क्या है, और क्या हमें करना चाहिए वहां पहुंचने के लिए जहां हम पहुंचना चाहते हैं। अब ये कहा गया कि भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग लोग जो हैं वो वहां पे पहुंचते हैं, सक्सेस मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस जो है वो सिर्फ हमारी काबिलियत पे निर्भर नहीं। तो पहली बात मैं ये करूंगा आपसे कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, राइटर हूँ, एक्स आईएएस ऑफिसर हूँ। तो मैं जो आपको बात कह रहा हूँ वो सोच समझ के कह रहा हूँ कि हमें अगर ट्राई करना है किसी चीज के लिए तो उसकी वजह पता होना चाहिए कि हम क्यों ट्राई कर। हम अगर इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, या अंकल ने कहा, या हमारे को रिश्तेदार आईएएस में है इसलिए हम भी आएंगे, तो वो वजह ठीक नहीं। हमें खुद के अंदर से एक जिज्ञासा और एक उसमें एनर्जी आनी चाहिए हमारे अंदर कि हमने इस पथ पे चल के और हमें सक्सेस प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करनी है। वो तब आएगा जुनून की तरह, अगर हम कन्विंस्ड होंगे, अगर हमें यकीन होगा कि यही हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ये पहले जानकारी रखनी पड़ेगी कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स करते क्या है। तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। मैं ये बताना चाहूंगा कि करियर होता कैसा है, उसमें क्या क्या करते हैं आप। तो एक आईएएस ऑफिसर के जीवन में सबसे पहली पोस्टिंग होती है एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिसको कई बार बोलते हैं उप मंडल अधिकारी। उससे पहले आपने कहा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और अगर आप एचसीएस से या स्टेट सर्विस से प्रमोट होके भी जाते हैं तो भी आप मसूरी जाते हैं, और वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग मिलती है कि आईएएस में या आईपीएस में या जो भी आपकी सर्विस है वहीं पे ट्रेनिंग मिलती है। हैदराबाद में भी मिलती है आईपीएस के लिए। तो फिर आपको कैसे अपने आप को कंडक्ट करना, तो वो जो सर्विस होती है वहां से शुरू होती है। मसूरी से फिर आप जाते हैं एसडीएम की पोस्टिंग पे। उससे पहले कुछ महीने, तकरीबन 1 साल के लिए आप फील्ड में ट्रेनिंग भी करते हैं। उससे पहले आपको एक कार्डर अलॉट हो, तो आप जब एग्जाम देके आए उसमें आपका एक रैंक है, वो रैंक के हिसाब से आपको एक कार्डर अलॉट हो। कार्डर का मतलब है स्टेट अलॉट।
यूपीएससी के एग्जाम के जरिए अगर आप आए तो आपको एक स्टेट अलॉट होती है ज्यादातर सर्विसेज। कुछ सर्विसेज में जो कि इसी यूपीएससी एग्जाम से ही आती है उसमें स्टेट अलॉट नहीं होती। वो ऐसी सर्विसेज हैं जैसे दानिक्स वगैरह हैं, वो दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सर्विस बोलते थे पहले, उसमें कुछ ही 2-3 स्टेट्स में आप जा सकते हैं, जो कि यूटी कार्डर भी होता है, उसमें आप जा सकते हैं कहीं भी, चंडीगढ़, गोवा, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार वगैरह वगैरह, उनका अलग ही सिस्टम है। अब तो जम्मू कश्मीर भी उसमें। तो हमें ये सोचना है कि हमारा रैंक भी हाई होना चाहिए और हमारा कार्डर उसी हिसाब से एलोकेट होगा। तो कार्डर जो है आपका स्टेट बन जाए। अगर आप दिल्ली के हैं और असम कार्डर आपको मिला या मिजोरम मिला या मणिपुर मिला, तो आपने सारी जिंदगी मिजोरम, मणिपुर या असम में ही रहना है। इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हो सकता है आपको दिल्ली भी मिले या हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, कुछ ऐसा मिले, लेकिन वो आपके रैंक पे डिपेंड करता है और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है जो आप फॉर्म भरते हुए रखते हैं। तो उसके बाद आपको एक एसडीएम की पोस्ट मिल गई किसी जिले में, अपनी स्टेट में। मान लीजिए आप हरियाणा कार्डर के हैं और आपको भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भिवानी के ही एसडीएम लग गए आप, या सिवानी के लग गए, जो भी है आसपास, वहां पे आप लग गए। तो वहां पे अगर आप एसडीएम लग गए तो आपकी पहली जर्नी वहां से शुरू होती है और आपकी क्वालिटीज वहां पे टेस्ट होती है। जो भी पढ़ाई करके आप राजधानी कॉलेज में हैं, आप किसी और कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, आपने एमए किया, ये किया, वो किया, आपने बहुत सफलता से एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गए यूपीएससी में, या आप स्टेट सर्विस के जरिए आए, एक ना एक दिन आपने वहां सीट पे बैठना है। आप वहां उस सीट पे बैठ के, एसडीएम की सीट पे मान लो आप बैठ के, वहां पे आपके पास जो व्यक्ति मिलने को आएगा, मैं जो पते की बात आपको बता रहा हूं, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू नाउ, कि वहां पे जब आप बैठ जाएंगे तो वो जो व्यक्ति आपको मिलने आएगा, कॉमन आदमी, पब्लिक का, पहला ही लगा लीजिए आ गया आपके पास, वहां पे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है वो एक तरफ रह जाए। वहां पे आपकी पढ़ाई जो है उतनी काम नहीं आएगी जितने की 2-3 और चीजें आएंगी। वहां पे आपकी कॉमन सेंस काम आएगी। नंबर 1 सबसे पहली बात जो जरूरी है, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको काम आए। यानी कि मैं इसी वक्त के बारे में सोच रहा हूं, मेरा जो मन है वो यहीं पे कंसंट्रेट कर रहा है, मैं इस व्यक्ति की बात पे फोकस कर रहा हूं जो मेरे सामने आया है। ऐसा नहीं कि मैं उसको आधा सुन रहा हूं, फिर मैं सोच रहा हूं कि अभी मुझे बड़े अफसर को मिलने जाना है, मेरा फ्यूचर कैसा है, यहाँ पे पास्ट कैसा है। मैं फोकस करूं उसी मोमेंट पे, तभी मुझे उसकी बात समझ आएगी और मैं उसको सफलता से सॉल्व कर पाऊंगा, रिजॉल्व कर पाऊंगा उसकी जो भी समस्या है उसको। तीसरी बात जो हमें चाहिए वहां पे, वो है एक तरह का पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं हो सकती शाय किस्म कि जी हम बात करने में झिझकते हैं या हम किसी से मिलने में झिझकते हैं। सिविल सर्विसेज का मतलब है सेवा करना, सर्विस करना, किसकी? लोगों की, देश की, समाज की, पब्लिक की। तो उसके लिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें कंप्यूटर पे काम तो करना आता है लेकिन बात करने में हम झिझकते हैं। वी कैन नॉट डू दैट। हमें बात करनी है ढंग से, सुनना भी ढंग से। हमारी लिसनिंग स्किल्स, हम सुन पाते हैं क्या 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट लोगों की बातें, एक के बाद एक लोग एप्लीकेशन लेके, मान लीजिए आपके दफ्तर में आ रहे हैं, आप एक बिजी सब डिवीजन में एसडीएम है, तो आप उनकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उनकी समस्या को जो भी है वो किसी को साइन करके दे रहे हैं कि आप इसको देखिए या इसमें ये ऑर्डर करते हैं, जो भी। उसके बाद आपकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वहां पे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, अगर आप विवेक आत्रे सर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है, मैंने सिविल सर्विसेज, आपके कुछ शरारती बच्चे माइक ऑफ कर देते हैं, उनको जरा कंट्रोल कर लीजिए। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार उसको अनम्यूट करता रहूंगा। तो दूसरी बात यह कि सिविल सर्विसेज नीड्स टू इवॉल्व। सिविल सर्विसेज में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें टेस्ट करनी पड़ेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस अभी टेस्ट नहीं होता,
आपका प्रीलिम्स होता है, आपका मेन एग्जाम होता है, आपका इंटरव्यू होता है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। वो आधे घंटे का जो इंटरेक्शन होता है उसमें ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता चलता। आर्मी की जो रिक्रूटमेंट होती है, डिफेंस की होती है, वो 1 हफ्ता लगाते हैं उसमें करने को अफसरों को, 1 वीक, जिसमें वो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और आपके क्या कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं, आपके क्या रिएक्शंस हैं, आपकी एंगर मैनेजमेंट कैसी है, वो सब देखते हैं। अभी सिविल सर्विसेज में वो चीजें नहीं आई हैं, आनी चाहिए। तो जब आप एसडीएम हैं वहां पे, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट हो। वो कैसे टेस्ट होगी? नंबर 1 तो आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी पड़ेगी, दूसरों के प्रति आपको एम्पथी रखनी पड़ेगी। एम्पथी रखने से क्या होता है कि हम उनकी तरह सोच सकते हैं। मान लो आप दिल्ली से आए, किसी गांव में या गए, या लोगों के गांव के आदमियों से बात कर रहे हैं, कभी आप गांव में अगर पहले नहीं गए तो आपको उनकी तरह सोचने में मुश्किल होगी। तो आपको कम से कम अपने आप को ओपन टू रिसीविंग आइडियाज करना। ऐसा नहीं कि मैं फिक्स्ड आइडियाज के साथ वहां पे जाऊं कि मुझे तो ये पता है, बस मैं तो ऐसे ही रहूं। ऐसा नहीं हो सकता है। वो लोग आपको कोई बात बताएंगे, उसको परसीव करना, रिसीव करना, उसमें अपने आप को फिर ढाल के और फिर एक डिसीजन ले कि ये लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं। वो मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं, 2 पार्टी आपके पास आती है। एक पार्टी आई पहले, वो कहती है सर ये दूसरे वाले जो है ना, ये हमारी जो झुग्गी झोपड़ी है उनको हटाने के चक्कर में है, इन्होंने हमारी कंप्लेंट कर दी है तहसीलदार साहब को, ये चाहते हैं कि वहां से हट जाएं, लेकिन हम वहां, हमारे बच्चे छोटे, हम कहाँ जाएंगे, ये बड़े पावरफुल लोग हैं। एक कम्युनिटी के लोग आए, दूसरी कम्युनिटी के लोगों के बारे में, अब वो चले गए दरखास्त देके, आपने बोला तहसीलदार को कि देख के ये क्या क्या बात है वहां पे, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप उसको सॉल्व करके आओ। फिर दूसरी कम्युनिटी आती है आपके पास एप्लीकेशन लेके, वो कहते हैं कि जी हमारे ये लोग जो है ये वहां पे चोरी करते हैं, ये करते हैं, झगड़े करते हैं, इनको हमें वहां नहीं रहने देना चाहिए, इनको दूसरी जगह हटा देना चाहिए, वो भी किसी ऑर्डर ले आते हैं कोर्ट का या जो भी। अब ये समस्या आपके सामने है और ये 2 पार्टीज हैं, एक एक करके आए, अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो बहस बसाई भी हो जाती है। ये सारी सिचुएशन आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, एचसीएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर, एचएएस ऑफिसर, दानिक्स ऑफिसर, किसी भी सर्विस के ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर खासतौर पे, उनके सामने आ सकते। और अगर ये समस्या हमारे पास आई तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे हम आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू हैंडल people and situation in a calm and balanced manner. People and situations. लोग तो मिलेंगे, हम कोई कुर्सियों से तो बात नहीं करेंगे जिंदगी भर। हमारे पास लोग आएंगे, हैंडलिंग पीपल, लोगों के जमघट में या एक आदमी भी सामने बैठा है, कैसे हमें रिएक्ट करना। सेकंड, सिचुएशन, समस्या, कहीं आपको स्पॉट पे जाना पड़ा, वहां 2 पार्टी झगड़ रही हैं, या कोई झगड़ा हो गया किसी का, या पानी की समस्या है, बिजली कोई समस्या है, या कोई अर्दन डैम है। मेरे एरिया में था, कालका में था मैं एसडीएम। कालका आपको पता है हिमाचल से पहले हरियाणा का लास्ट टाउन है। वहां कालका में एक सब डिविजन एरिया में अर्दन डैम बस्ट हो गया रात को बारिश में, विलेज में पानी। और ये सर्दियों के दिन थे, कोई ऐसा भी नहीं कि मानसून था, तो काफी बारिश हो गई, लेकिन सर्दी में ही हम लोग फिर रात को भागे। हमें मौके पे पहुंच के वहां पे जल्दी से डिसीजन लेना है, बिना घबराए, बिना किसी क्राइसिस में आकर हमें ऐसे कूल रहना है, काम रहना है। तो वहां पे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो नंबर 1 हमारा फ्रेंड क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस में? एक तो है अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी दूसरों के लिए, ये सोच के रखना कि हमें दूसरे की तरह सोचना है, ऐसा नहीं कि हम अपने आइडियाज को इन पे थोप दें। नंबर 2 हमें रखना है एक एंगर मैनेजमेंट, एक रेस्टलेसनेस मैनेजमेंट। यानी कि क्या? यानी कि घबराहट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा शांति मन की और स्टेबिलिटी। वहां पे जाके हम गुस्से में बोलने लग जाएं या शाउट करने लग जाएं लोगों पे, या फिर हम कुछ घबरा जाएं, हड़बड़ी में आ जाएं, वहां पे फिर बात नहीं बनती। ऐसी अफसर की तरफ सब देख रहे होते हैं, चाहे आप 25-26 साल का कोई यंग लड़का एसडीएम लग गया, 25-26 साल की लड़की लग गई, वहां पे सारे बुजुर्ग या सारे लोग पावरफुल जो होंगे गांव के या सब डिवीजन के, वो आप ही की तरफ देख रहे हैं कि साहब या मैडम जो है ये हमें फैसला तो सुनाएंगे, और आप वहां पे घबरा रहे हैं।
यू कैन नॉट अफोर्ड टू। आपको स्टेबल रहना है, आपको शांत रहना है, आपको कलेक्टेड रहना है, कूल रहना है, आपको ऐसा डिसीजन देना है जो कि वहां पे लॉजिकल हो, मेरिट पे हो, और घबराहट में नहीं देना है, और ऐसा कोई दिखाना भी नहीं है इमोशंस। आप एज एन ऑफिसर हमें वहां पे स्टेबल रहना। तो ये बहुत एक प्रॉब्लम है। और आजकल एक और चीज है, वो है मीडिया। मीडिया हमारे फेस में है, यानी कि इन योर फेस, द माइक इन योर फेस, द रिपोर्टर इन योर फेस। तो आप वहां पे बैठे हुए हैं और मीडिया पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो ऑल दीज प्रेशर्स, साथ में एक समस्या है, लोग आए हुए हैं, मीडिया आया हुआ है, और किसका फोन आता है? आपके बॉस का। आप एसडीएम है तो डीसी साहब का फोन आ गया, आप जल्दी देखो ये क्या हो रहा है, वहां मुझे पता चला है कुछ झगड़ा हो रहा है। डीसी साहब भी प्रेशर डालते हैं। उसके बाद आपको फोन आएगा एमएलए का। एमएलए साहब कहेंगे देखो जी ये क्या आपके एरिया में क्या हो रहा है, हमारा ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, लोग बड़े नाराज हो रहे हैं। तो ऑल दीज प्रेशर्स एट द सेम टाइम ओनली अ काम माइंड कैन हैंडल। शांत मन, यानी कि उस वक्त आपकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री है वो काम नहीं आएगी। आपका एक पर्सनैलिटी ऐसी काम आएगी जो आपने अपनी डेवलप की है। तो पढ़ाई करने के साथ साथ हमें अपने आप को इंटरनल डेवलपमेंट भी करना है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। अब मैं आपको अगर लेक्चर दे रहा हूं, मैं अभी 1 घंटे के करीब हमारा चलेगा या जितना भी चलेगा, अभी क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। तो इतना मैं इसलिए बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है बोलने की। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे ही नहीं बन जाती। लिखना भी मुझे आता है थोड़ा बहुत और बोलना भी आता है, तो डेवलप हो गया है। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ एनआईटी कुरुक्षेत्र से, तो मुझे भी लेक्चर देने नहीं आता था, ना किसी समस्या का समाधान करना आता था, लिखना थोड़ा बहुत आता था, बोलना इतना आसान नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना। नंबर 2, हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। हम शाय हैं, हम हाथ ज्यादा हिलाते हैं, या हम इधर उधर देख के बात करते हैं, या हमारी लैंग्वेज ठीक नहीं है। लड़कों में बड़ी मुश्किल होती है। मैं भी लड़कों के कॉलेज से ही आया हूँ, चलो कोएड कॉलेज से आया हूँ, लेकिन वहां पे क्या मुश्किल होती है कि गाली निकल जाती है मुंह से बोलते बोलते। अब वो वहां पे आईएएस ऑफिसर बन के या एचसीएस, पीसीएस, आईपीएस बन के तो नहीं बोल सकते आप ऐसे। तो हमें अपने आप को, पर्सनैलिटी को भी ऐसा बनाना है जो कि वहां जाके ट्रेनिंग में वो थोड़ा बहुत सिखाएंगे आपको, राइडिंग भी कराएंगे और ट्रैकिंग भी कराएंगे और लेक्चर भी देंगे, और कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, कैसे चम्मच रखना है, कैसे कोट पहनना है, वो सब ठीक है। लेकिन अंदर का सिस्टम कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, वो कौन बताएगा? वो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस, कामनेस। कामनेस इज अ बिग फ्रेंड ऑफ योर। जो शांत आदमी है वो हमेशा समस्या, क्राइसिस में भी शांत ही रहता है और फैसला अच्छा लेता है। अगर आप जल्दबाजी में गाड़ी भी चलाते हैं तो आप ओवरटेक तब करेंगे जब ओवरटेक नहीं करना चाहिए। रैश ड्राइविंग करेंगे, आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं है उस वक्त, क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं। आजकल एक एडवर्टीजमेंट भी आती है किसी कंपनी की कि वो लड़का पहुंचता है एक जगह और ऑटो में से निकलता है। आपने क्रिकेट के बीच में देखा होगा, वो तो पुलिस वाला सीटी बजा रहा है कि ऑटो हटाओ, लेकिन ये लड़का जल्दबाजी नहीं करता। वो बोलता है कि इतने रुपए दे दीजिए। कितने बोलता है वो? 79। 79 हिंदी में बोलते हैं। 79 होता है 79, और ये देने लगता है उसको 89। तो वो फिर पूछ लेता है, कहता है भैया कितना बनता है ये, हिंदी इंग्लिश में बताओ, तो कहता है 79। तो फिर इसको समझ आता है, क्योंकि आजकल ये नंबर्स हिंदी वाले कम लोगों को आते हैं, आपको भी नहीं आते होंगे कई। तो वो जब गलत देने लगता है तो फिर वो कहता है मैं जल्दी करता हूं लेकिन जल्दबाजी नहीं करता। तो जल्दबाजी वाला फैसला, जल्दबाजी वाली पर्सनैलिटी हमें नहीं अपनानी है। उससे नेक्स्ट है एंगर मैनेजमेंट। गुस्सा किस चीज पे आता है अफसर को या आपको या किसी को भी? कई बार बेकार की चीजों पे आता है। कोई ऐसी बात भी नहीं होती जो हमें गुस्सा दिलाए, लेकिन हम तो गुस्से वाले बन जाते हैं। गुस्से वाले व्यक्ति का रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं है। मैं आपको ऐसी क्वालिटीज बता रहा हूं जो आपको एज ए ऑफिसर काम आएंगी, एज ए ह्यूमन बीइंग काम आएंगी, आपको अपनी रिलेशनशिप्स में काम आएंगी, आपको अपने परिवार में भी काम आएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। एंगर मैनेजमेंट। कितनी बार दिन में गुस्सा करना ठीक है? 0, एक बार भी नहीं। महीने में एक बार आ जाए, 15 दिन में एक बार आ जाए किसी बात पे, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन में 10 बार आ रहा है या एक दिन में 6 बार, 5 बार, 2 बार भी आ रहा है, इसका मतलब काफी फ्रीक्वेंसी आ। और गुस्से करने वाले लोगों का रिस्पेक्ट नहीं हो। एक कहानी आपको सुनाता हूं, और ये बड़ी जरूरी कहानी है क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा हाईलाइट होगा। एक एसएचओ साहब थे, और ये एसएचओ साहब जो थे ये एक दीवान पे रिक्लाइन कर रहे थे अपने लंच के बाद। पुलिस स्टेशन में एक कमरा था उनका, एक बेड टाइप था, वहां पे आराम कर रहे थे, टीवी भी देख रहे थे, मैच चल रहा था क्रिकेट का। एसएचओ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, पुलिस स्टेशन में होते हैं एसएचओ, उसका नाम होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। अंग्रेजों के जमाने से नॉर्मली इंस्पेक्टर रैंक के या सब इंस्पेक्टर रैंक के। तो ये एसएचओ साहब बैठे हुए थे और आराम कर रहे थे, और एक आदमी उनके पैर दबा, एक आदमी उनको पिस्ते छील के खिला रहा, एक एक करके, वो आराम से एसएचओ। अब एक तीसरा आदमी आता है, वो सलूट मारता है, जनाब। पंजाब में ऐसे बोलते हैं या हरियाणा में भी, जनाब। हाँ जी, जनाब की बदली हो गई, ऑर्डर लेके आया। वो देखता है, चौंक जाता है एसएचओ, क्योंकि ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो बड़ा अच्छा स्टेशन था, रुतबा भी है, थुक भी है, टॉर भी है, सब कुछ है, लेकिन बदली हो गई। अब जो पैर दबा रहा होता है उसी वक्त पैर दबाने छोड़ देता है, और जो पिस्ते खिला रहा होता है वो अगला पिस्ता खुद ही खा जाता है। किस लिए? आप लोग हंस रहे होंगे, कुछ दिख नहीं रहा है बट हंस रहे होंगे। बात क्या है? बात ये है कि एसएचओ रिस्पेक्ट नहीं कमा पाए। एसएचओ की पावर थी, ठुक थी, अथॉरिटी थी, कुर्सी थी, ताकत थी, गुस्सा था, लेकिन लोग उनकी इज्जत नहीं करते थे। वो दो आदमी अगर उसकी इज्जत कर रहे होते तो उनको भी उतनी चोट लगती जितनी की उनको लगी खुद को बदली के बाद। अगर कोई लीडरशिप ऐसी होती है, कोई अफसर ऐसा होता है जिसकी लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अंदर गुडविल होता है, अच्छाई कमाता है, वो अफसर है जिसको बाद में भी लोग याद रखते हैं। एसएचओ, एक तो पहले तो उसकी बदली नहीं होनी थी अचानक। ऐसे अफसर को तो लोग, सरकार भी पूछती है कि आप कहां जाना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा रेपुटेशन होता है, और वो कम होते हैं लोग ऐसे। तो अथॉरिटी इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रिस्पेक्ट। सबसे जरूरी बात, अथॉरिटी इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट आपके पद से नहीं आता, आपके व्यक्तित्व से, आपके एटीट्यूड से, आपका जो डील डॉल है, आपकी बात करने का ढंग है, आपका क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट है, उनसे आप। अब मैं तो एक वक्ता हूं, प्रेरक वक्ता हूं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हूं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं ये सब कि सर्विस में कुछ गुडविल मिला, और गुडविल जो है इसीलिए मैं रिजाइन भी कर पाया। और अगर सर्विस में एक दो प्रॉब्लम भी आई, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मैं रिजाइन नहीं करता हरगिज अगर मुझे ये चीज नहीं करनी होती जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब मोटिवेशन। लेकिन आपके लिए मैं कहूंगा, आपने 35 साल नौकरी करनी है तो आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग एंड बैलेंस्ड बनाना पड़ता। और वो बैलेंस का मतलब है कि मुझे बात करना भी आता है, अंडरस्टैंडिंग भी आती है, और मैं पॉजिटिव चीयरफुल ऑफिसर हूं। मैं अगर डिस्ट्रक्टिव माइंड रखता हूं कि मैंने दूसरे को तंग करना है, या मेरा फलाना क्यों आगे चला गया, वो क्यों मेरे से आगे जा रहा है, मैं उसकी कंप्लेंट करूंगा, इस टाइप का नेगेटिव माइंडसेट से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आईएएस में भी ऐसे लोग होते हैं, आईपीएस में भी होते हैं, सब जगह। तो हमें नहीं बनना वो, हमें वो रोंदू टाइप नहीं बनना है। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूं, जहां पे आप हैं, या जहां का आपका कॉलेज है, अभी तो शायद आप अपने अपने घर में होंगे। तो मुझे आता है ये रोंदू टाइप जो बंदे होते हैं ना, वो रोंदू टाइप नहीं बनना। हम दुखी आत्मा नहीं बनना है, कंप्लेनिंग टाइप नहीं बनना। चाहे आप सर्विस में आ जाएं, कंस्ट्रक्टिव बनना है, पॉजिटिव बनना है, चीयरफुल बनना है, लोगों की मदद करने वाला बनना है। ये क्वालिटीज हमारे अंदर अगर हो तो हम इंटेलिजेंट होते हुए आईएएस में आ गए, पीसीएस में आ गए, आईपीएस किसी में भी आ गए, लेकिन ये क्वालिटीज हमारे पास हो तो हम वो 35 साल भी सक्सेसफुली निभाएंगे, चलाएंगे अपने। हमारे परिवार को भी इज्जत मिलेगी जो हमें मिलेगी। इज्जत कमाना बहुत जरूरी है।
बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं अगर आप सर्विस में आते हैं, सर्विस भाव से। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं आपके जो लिखित क्वेश्चन हैं चैट पे मैं देख के उनके रिप्लाईज दे दूंगा। एक दो क्वेश्चन आने भी लगे हैं, लेकिन एक दो बातें और बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करने वाला हूं। जो आपका सर्विस है उसमें आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा, आपकी ट्रांसफर भी होगी, आपका कभी अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, डांट भी पड़ेगी, कभी तारीफ भी होगी, कभी वाहवाह भी होगी, फोटो भी आएगी अखबार में, कभी गलत खबर भी आएगी। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ। मैं आपको अगर यूपीएससी से हटके 1 मिनट बात करूं, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। द सेंट सेड लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ स्मूथ लाइफ इज नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ। ठोकरों के बाद ही आदमी बनता है इंसान जो होना चाहिए। ठोकर तो आती है, जब तक हम इंसान हैं लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ इज नॉट प्रिडिक्टेबल। ऐसा नहीं कि 2 + 2 4 हो गया और हम वहां बैठ गए। जो भी होगा, अंदर कोई आएगा आपके ऑफिस में, जो आदमी आपको मिलेगा, वो कोई भी बात रुख कहीं भी जा सकता है। उस बात आपका रिलेशनशिप भी अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन पेशेंट अंडरस्टैंडिंग पीपल आर नॉर्मली सक्सेसफुल इन एवरीथिंग दे डू। इंटेलिजेंस की उतनी ज्यादा महत्व नहीं होता है। और मैं ये भी एक कोट है मेरा, जो फाइंडिंग सक्सेस विद इन का नाम आपने लिया, मैं आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे ये कहूंगा कि मेरे से इसके बाद मेरी बुक का जो लिंक है वो जरूर ले लें मेरे से और सर्कुलेट कर दें अपने ददीची सोसाइटी के मेंबर्स में, क्योंकि फाइंडिंग सक्सेस विद इन में मैंने ये सारी चीजें लिखी और वो आप जरूर कर दीजिएगा। लेकिन बिफोर आई क्लोज माय टॉक एंड देन वी टेक क्वेश्चंस, आई वांट टू से दैट फाइंडिंग सक्सेस is possible only if you prepare yourself for success. और एक कोट मेरा उसमें ये भी है कि life is not about marks, life is about making a mark। यानी कि हम टॉपर शॉपर बन गए, शॉपर तो नहीं, चलो टॉपर बन गए, टॉपर बन के हमारे नंबर बहुत ज्यादा आ गए, लेकिन बात करनी नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है, दूसरों की कंप्लेंटबाजी करते हैं, फायदा क्या है उसका नंबरों का। तो नंबर भी लेने हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कंपटीशन भी क्रैक करना है, लेकिन हमें बहुत जरूरी है कि हम अच्छे बैलेंस्ड, क्रिएटिव, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बने। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए अब मैं शुरू करूंगा क्वेश्चंस के आंसर देना। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं चैट में ये क्वेश्चंस देख के और मैं आंसर दे रहा हूं, ठीक है? ओके, माय क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन मैं रैंडमली ले रहा हूं। माय क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इफ आई एम डूइंग इंजीनियरिंग। हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी इफ आई एम डूइंग इंजीनियरिंग। देखिए, इंजीनियरिंग किसी भी सब्जेक्ट की तरह है। नॉर्मली इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट यूपीएससी के एग्जाम में काम नहीं आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट उसमें सिर्फ सिविल और इलेक्ट्रिकल है। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स से था, तो मैंने दूसरा कोई पेपर लिया था जब मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आप साथ साथ प्रिपेयर करिए, ऐसे मत सोचिए कि मैं अभी तो पढ़ाई कर लेता हूं कॉलेज की और बाद में मैं प्रिपेयर करूंगा। अपनी जीके, जनरल अवेयरनेस अभी पढ़िए और फिर उसके बाद आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। और आप अपना ऑप्शनल ध्यान से चुनिए, रेगुलर, सिस्टमैटिक, स्मार्ट स्टडी करिए, उसके बाद आप में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके। मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह दिख रहा है जो कई बार आ रहा है। एक तो कह रहे हैं कि आफ्टर यूपीएससी आई वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स, वो बाद में देखेंगे। पहले ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होता है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होता है और क्यों होता है और उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, लेकिन उतना नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। किसी किसी पोस्टिंग में हो सकता है। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन था हरियाणा में, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज भी था, डायरेक्टर आईटी भी था, स्कूल एजुकेशन भी था और डीसी पंचकुला भी था, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रहा हूं। तो ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। वो किस लिए होता है कि टीचर्स की बदली होनी होती है, किसी को कोई प्रमोशन करनी होती है, फोन बहुत आते हैं। हमेशा एक चीज उसमें आपको बचाएगी और आगे बढ़ाएगी,
वो ये है कि मेरिट पे फैसले लो। आपको सीएम साहब का भी फोन आ गया, सर मैं देख लेता हूं, मैं इसको कोशिश करूंगा, लेकिन यकीन कोई नहीं है जब तक बात पक्की ना हो, जब तक मेरिट पे ना हो, जब तक किसी की रूल के मुताबिक बदली या प्रमोशन या जो भी है नहीं हो सकता, आप किसी को वायदा मत करिए। और अगर अब आप योगेश भी पूछ रहे हैं इंटरफेरेंस, और भी कोई पूछ रहा है, तो कई लोग पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सामने हमें दृढ़ता से टिक जाना है कि नहीं हम सुनेंगे। अगर हम उनकी बात सुनने लग जाते हैं तो हम हमेशा मुश्किलें खाते रहेंगे, और जो दूसरी पार्टियां आएंगी पावर में वो हमें साइडलाइन लगा देंगी कि ये तो उनकी बात सुनता था। अगर हम किसी की बात नहीं सुनते, गलत मलत पॉलिटिशियन की गलत बात, तो फिर हम ऐसी रेपुटेशन कमाते हैं कि ये आदमी तो सुनता नहीं है, गलत सिपाही रेपुटेशन बन जाती है। उसके बाद आपको कोई तंग करना भी छोड़ देता है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। उसके बाद है कि हाउ कैन आई डेवलप गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अब पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। कैमरा के सामने बैठ जाइए, आजकल तो सबके पास कैमरा है, वीडियो है, 2-2, 3-3 मिनट की स्पीच दीजिए एक टॉपिक पे, और फिर देन यू कैन स्पीक। मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वगैरह में पढ़ा, लेकिन हिंदी में भी मैं ठीक ही बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से। मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, हालांकि पंजाबी मुझे आती नहीं है, मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो लेकिन थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाउ डिड यू मैनेज टू कीप अप कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और किसी ने ये भी पूछा है कि मैं प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं। तो मैं ये कहता हूं कि उसकी स्ट्रेटजी के लिए आप पहले जनरल अवेयरनेस बनाइए, जनरल अवेयरनेस के बाद आप ऑप्शनल के प्रति करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए। आप सबको एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊंगा, एक कोई पूछ रहे हैं कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम इंटरव्यू के लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी हो या इंग्लिश हो। एक पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करूं 2023 के लिए। सारी 8th क्लास 10th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लीजिए। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि मेडिटेशन, एक को फियर एंड इल्यूजन और वरीज के बारे में भी पूछ रहा है, और अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के बारे में पूछ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिटेशन करनी शुरू कर दीजिए सब लोग। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई ये मेरा कोई दकियानुसी ख्याल है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। अभी आपके राजीव जी ने कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि विवेक आत्रेय के चेहरे पे ऐसा लगता नहीं कि वो रिटायर हो गए। वैसे मैं वॉलंटियरली रिटायर हुआ हूं, तो उतना मैं हूं भी नहीं उम्र में, लेकिन जितना भी हूं वो भी बहुत है। इन सबसे ज्यादा है, आपसे भी ज्यादा है शायद। प्रिंसिपल साहब शायद मेरे से 1-2 साल आगे भी हो सकते हैं, 2-3 साल भी हो सकते हैं। लेकिन वो चेहरे पे नूर जो आपने कहा वो मेडिटेशन से आता है। मैं सीधा सा कह रहा हूं, मेडिटेशन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको एक, हो सकता है तो मैं एक वेबसाइट भी टाइप कर दूंगा एंड में, अपनी बुक का भी कर दूंगा, लेकिन बेटर ये रहेगा कि मैं आपके कोऑर्डिनेटर्स को भेज दूंगा, वो आपको सबको सर्कुलेट बाद में कर देंगे। मेडिटेशन करिए, उससे आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल चार्ज हो जाएगा। और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी यही है कि हम यहाँ आए हैं इस जिंदगी में, तो हम सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं आए, या बिजनेस के लिए नहीं आए, या परिवार चलाने के लिए नहीं आए। हमें बहुत जरूरी है कि हम हायर पर्पस ऑफ लाइफ से जुड़ें। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जैसी किताब पढ़िए, परमहंस योगानंद जी, 1952 में उनकी डेथ हुई, कितनी बढ़िया बात थी। अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इसके यूपीएससी एग्जाम के, मैं देख रहा हूँ बहुत से क्वेश्चंस। मैं सीधी सी 2-3 बातें बता देता हूं कि बहुत से क्वेश्चंस हैं। आप वो सब्जेक्ट लीजिए ऑप्शनल में जो आपको प्यारा है, जो आपको अच्छा लगता है। यू हैव टू बी कमिटेड एंड पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि मैंने हिस्ट्री इसलिए ले लिया, सोशियोलॉजी इसलिए ले लिया कि मेरे फ्रेंड ने लिया या सर ने बोला, मैडम ने बोला, ऐसा नहीं। मुझे जिससे प्यार है वो सब्जेक्ट मैं लूं, जो मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है वो लूं, तो फिर मैं ज्यादा जुनून के साथ अच्छा करूंगा। वो बहुत जरूरी है। कोई पूछ रहा है कि बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान जरूर है, क्योंकि कंपटीशन में कुछ पक्का नहीं होता, तो हमें बहुत जरूरी है। एक कोई आकृति आप पूछ रहे हैं कि गुड बुक्स कौन सी हैं। एक तो युवल नोआ हरारी की बुक, युवल नोआ हरारी, इन्होंने 3 किताबें लिखी, सेपियंस, होमो देउस, 21 आइडियाज फॉर द 21st सेंचुरी। ये पढ़िए। नंदन नीलेकनी की बुक पढ़िए, सुधा मूर्ति की किताबें पढ़िए, और जीके, इकोनॉमिक्स वगैरह की वो सब्जेक्ट की बातें तो है ही, वो तो पढ़नी है।
फाइंडिंग सक्सेस विद इन जो मेरी किताब है वो भी पढ़िए। पेशेंस इज अ टॉप क्वालिटी, यस। लक्ष्य पूछ रहा है कि पेशेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हाउ टू गो फॉर यूपीएससी 2023, पहले आप एनसीईआरटी की किताब पढ़िए और कोचिंग थोड़ी बहुत जरूर लीजिए, पूरे टाइम लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, आप कह रहे हैं कि लैंड ऑलरेडी कम है, व्हीकल्स के लिए भी चाहिए, उसके बाद टाइप्स के पोल्यूशन क्या होता है उसको, ये किस लिए पूछ रहे हैं आप? जो वाहन हमारी पुलिस पकड़ के चालान कर देती है, ये मेरे आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है सवाल, ये कभी और बात करेंगे ये वाली, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, मणिकांत पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बेटर ऑप्शन टू सर्व पीपल थ्रू यूपीएससी और पॉलिटिक्स। देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, आपके अंदर का क्या जुनून है, सर्विस करनी है या आपने पॉलिटिक्स में आना है या आपने एनजीओ में आना है। आजकल मेरे जो फैमिली में यंग बच्चे हैं या कुछ लोग और भी हैं जो मैं जानता हूं, वो एनजीओ सर्विस करना चाहते हैं, सोशल सेक्टर में आना चाहते हैं, वहां पे पेइंग जॉब्स भी हैं, अच्छे जॉब्स भी हैं, बड़ी एनजीओज में, अच्छे एनजीओज में। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पहले ही प्लान कर लें। हो सकता है कंपटीशन देने के बाद नहीं हुआ तो आप एनजीओ में आ जाए। हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी, अनन्या पूछ रही हैं, तो सुटेबल टू ऑफिसर, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, रीडिंग करिए, बुक्स पढ़ने से बहुत फायदा होगा आपको सबको। बुक्स पढ़ने से आपके अंदर एक ज्ञान आएगा। HRM skill in Indian civil services, yeah, it's okay, you are good at HRM, it's very good, you will definitely do better in civil services. How to stay motivated, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे से इस पे, दीपक भी पूछ रहे हैं, गौरव पूछ रहे हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, देखो ये अंदर से आता है। आपने इंडियन टीम का परफॉर्मेंस देखा टेस्ट मैच में, आपने देखा कि कैसे 7 लोग ऐसे खेल पाए जो कभी नहीं खेल सकते थे। अगर वो फर्स्ट 11 अवेलेबल होती, वो सारे इंजर्ड हो गए, तो 7-8 लड़के ऐसा खेले। तो अगर इंडियन टीम वो कर सकती है, उनके अंदर वो जोश आ सकता है, आप उन्हीं से ले लीजिए ये एक मोटिवेशन। लेकिन आप वो मोटिवेशन बना के रखें, कम से कम 1 महीना तो टेस्ट मैच से ही मोटिवेटेड रहिए कि देखो ऋषभ पंत ने क्या कमाल कर दिया, शुभमन गिल ने क्या कर दिया, पुजारा ने कितनी चोटें खाई फिर भी वो चलता रहा। तो आप मोटिवेशन के जरिए ढूंढो, ऐसा मत करो कि, और अगर फेलियर भी आता है, मेरा यूट्यूब पे कई टॉक्स हैं, आपको मैं बता देता हूं। यूट्यूब पे आप विवेक आत्रे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल भी मिल जाएगा। विवेक आत्रे के स्पेलिंग्स मेरे ATRAY, सरनेम के स्पेलिंग्स है ATRAY। ये भी मैं सर्कुलेट करा दूंगा आपके कोऑर्डिनेटर के जरिए बाद में। तो आप मेरा चैनल फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, लिंक्डइन पे भी हूँ, वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए और वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपको अंदर से जुनून पैदा करना पड़ेगा, और फेलियर तो आएंगे, डोंट वरी अबाउट फेलियर। रितु पूछ रही हैं कि, सॉरी रितु का ऊपर चला गया, फिर मैं बाद में आंसर करता हूं। ओके, सुमित पूछ रहे हैं, प्लीज रीड माय क्वेश्चन, हाउ कैन आई हैंडल फैमिली इश्यूज। ये फैमिली इश्यूज की बात कई लोगों की आ रही है। तो एक चिराग पूछ रहे हैं, कैन वी हैव अ यूट्यूब चैनल व्हाइल डूइंग सर्विस। यस, यू कैन हैव अ यूट्यूब चैनल। आप परमिशन ले सकते हैं सरकार से, उसके बाद आप किताब भी लिख सकते हैं, बिना परमिशन के नहीं लिख सकते, और यूट्यूब चैनल भी कर सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूंगा कि फैमिली प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ का पार्ट है, और हर एक का सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि भाई बेड ऑफ रोजेस है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है। मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, अपने आप को बताइए कि ये, वो कहते हैं डर के आगे जीत है। तो जो लड़ाइयां हो रही हैं, कोई टेंशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई फैमिली साथ नहीं दे पा रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सब लाइफ का पार्ट है। हर एक आदमी कहीं ना कहीं से आता है। मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स से आप लीजिए। आपने कल पता नहीं कितने लोगों ने वो पोएम सुनी जो यंग लड़की ने अमेरिका में बोली इनॉग्रेशन के टाइम, अमेंडा गॉर्डमन। उसने क्या पोएम सुनाई है 22 साल की लड़की ने, और उसकी सिंगल मदर है, उसका कोई लाइफ बहुत आसान नहीं थी। ओके, हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स। आप मेरे साथ एक और सेशन कर सकते हैं कभी, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, स्पीकिंग पर्सनालिटी पे हम करेंगे अलग से कभी। पर्सनल टाइम, हाउ डज एन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर। अच्छा है, इकोनॉमिक सर्विस अच्छा है। आई एम इन फर्स्ट ईयर कॉलेज, राम प्रवेश, सिविल इंजीनियरिंग। आप जीके बढ़ाइए अपनी। ओके।
ओके, विल इट बी बेनिफिशियल इन स्टार्टिंग, मिडिल और एंड? गौरव पूछ रहे हैं कोचिंग, तो मुझे लगता है मिडिल में कोचिंग ले लीजिए। उसके बाद है हिंदी माध्यम वाले बीए फर्स्ट ईयर तैयारी कैसे कर सकते हैं? फूल बाबू पूछ रहे हैं, फूल बाबू यादव, बड़ा अच्छा नाम है आपका फूल बाबू। तो आप अपनी तैयारी ऐसा करिए, आप प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस हिंदी में करिए। ऋतु सैनी के अब आ गया सर, क्या होने की पॉसिबिलिटी है? ये दोबारा टाइप करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं 26 जनवरी को? अच्छा, ट्रैक्टर रैली। कोई ऑफिसर अगर ट्रैक्टर रैली जैसी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है तो हो जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उसमें एक बार ज्ञानी जैल सिंह आए और मैं एसडीएम था कालका में, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, वो जा रहे थे शिमला और मुझे एक रास्ता जाम हालात में उनको मिलना पड़ा। ज्ञानी जैल सिंह आ गए, यहाँ रास्ता जाम हो रखा है, पानी की प्रॉब्लम है कालका में। ज्ञानी जी मुझे कहते हैं एसडीएम साहब कितना टाइम लगेगा इतने, पंजाबी में। मैंने कहा सर काफी टाइम लग जाएगा, एक दूसरा रूट है, अगर आप ठीक समझे तो वो थोड़ा गांव का रूट है, वहां से आपकी गाड़ी निकाल दें। हाँ जी ठीक है एसडीएम साहब, तुसी कोशिश करो जो भी। ही गेव अ वेरी गुड ब्लेसिंग। राष्ट्रपति नहीं रहे थे तब तक, तो हम लोग वो हैंडल कर रहे हैं पानी की प्रॉब्लम, इधर राष्ट्रपति आ गए। इसी तरह ट्रैक्टर रैली वगैरह के साथ साथ बहुत चीजें और होती रहती हैं। बात करने का ढंग आपका, पहले आप कैसे प्रीएम्प्ट करते हैं किसी सिचुएशन को, उससे आप ये चीजें हैंडल करते हैं। एक बार क्राइसिस जब खड़ा हो गया उस टाइम नहीं हैंडल होता है। चलिए, मुझे लगता है राजीव जी काफी सवाल पेंडिंग है, तो इनको बाद में करेंगे। एक तरीका ये है कि आप लोग मुझे, सब लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि 190 के करीब लोग थे, तो मैं चाहता हूँ कि 190 फॉलोअर मेरे बढ़ जाएं इसके बाद, और आप सब लोग मुझे क्वेश्चन भेजें, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन है हम जरूर आंसर करेंगे। आईडी मेरा विवेक आत्रे ही है, आईडी इज विवेक आत्रे, दैट इज @ विवेक आत्रे, ठीक है? हाँ जी राजीव जी, ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। जी सर, सर मैं तरुणेंद्र। हाँ जी, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हमें सुझाए गए हैं, हम लोग अपने वास्तविक जीवन में उनको उतारने का प्रयास करेंगे, और नहीं प्रयास करेंगे उसमें सफल भी होंगे, और देश सेवा में यूपीएससी के माध्यम से ही देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। नीरज। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए समिति के उपाध्यक्ष ऋतिक खरकवाल को बुलाना चाहूंगा। ऋतिक। थैंक यू, बहुत सारे आ रहे हैं, आप सबका मैं थैंक यू पहले ही करना चाहता हूँ। और कनेक्टेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और हमेशा ये सोचते रहिए कि जो भी मुश्किलें आएंगी जिंदगी में चली जाएंगी, हम लोग मजबूत रहेंगे। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू तरुणेंद्र और नीरज मैम। थैंक यू प्रिंसिपल सर, आप आए और आपने हमें इतना मोटिवेट किया। थैंक यू राजीव रंजन सर, आप भी आए और आप हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। कभी भी कोई भी कार्यक्रम कराना होता है अब हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं और हमें नए नए सुझाव देते रहते हैं। आत्रेय सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए, उन्होंने हमें ऐसे चीजें बताई यूपीएससी के बारे में जो और कहीं हम नहीं सुन सकते हैं, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमें उम्मीद है आगे भी आपके साथ ऐसे ही सेक्शन होते रहेंगे। थैंक यू सर। एक और करेंगे आपके साथ बात। बहुत शुक्रिया सर, आपने हम लोगों की इच्छा, मन की इच्छा हम आपने सुन ली, और एक सेशन और हम लोग करेंगे। आपने अपनी तरफ से ही ऑफर किया, इसके लिए हम लोग अग्रिम तौर पर ही शुक्रगुजार हैं आपके। और आपका जो लिंक आएगा हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऑल द बेस्ट, चमकते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर मैं थैंक यू सर।